हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं उसके कुछ नियम समझाएंगे। तो स्टूडेंट, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दो टर्म को हम समझाते हैं। पहला जो टर्म है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, दूसरा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। दोनों मैं यहां लिखता हूं। पहले अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसके बारे में जरा अच्छे से समझो स्टूडेंट। उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं जिसके सारणिक का मान शून्य हो जाता है। उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं जिसके सारणिक का मान शून्य हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 2 1 2 2 क्रॉस 2, इसका सारणी बनाओ स्टूडेंट, 1 2 1 2। ओके। और R1 इक्वल टू R2, इस सारणी का मान शून्य हो गया। तो इस टाइप के आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम अंग्रेजी में सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। मतलब स्टूडेंट, अगर आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है तो उसके सारणिक का मान शून्य होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं स्टूडेंट, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकलता है, तो इसीलिए उसको अव्युत्क्रमणीय बोला जाता है। मतलब जिसका हम व्युत्क्रम न निकाल सके। ठीक है। अब अगला टर्म है व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है। क्या है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह का सारणिक का मान, जिस आव्यूह के सारणिक का मान शून्य नहीं होता है, उस आव्यूह को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या होगा? जिस आव्यूह के सारणिक का मान शून्य न हो, तो उस आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई आव्यूह लेते हैं 1 2 3 4, तो स्टूडेंट इसका जो मान होगा सारणिक का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। और देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो जाएगा? 1 into 4 हो गया। 1 into 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 into 4। फिर देखो ये माइनस, फिर देखो 2 into 3, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 में कर देंगे। ये हो गया 4 - 6 - 2। अब देखो इस डिटरमिनेंट का मान -2। इट मींस स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A नॉन जीरो है। ठीक है, या नॉन जीरो है। तो इस डिटरमिनेंट का मान शून्य नहीं है। तो ऐसे में इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह एग्जिस्ट करेगा। मतलब इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह मिलेगा, और जिस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह मिलता है उसी को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। इंग्लिश में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से। स्टूडेंट, ए इनवर्स ज्ञात करने का नियम। तो ए इनवर्स ज्ञात कैसे करते हैं उसको देखो, अच्छे से समझो स्टूडेंट।
तो ए इनवर्स ज्ञात करने का नियम, तो यहां पर एक हम आव्यूह लेंगे, माना कि ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 क्रॉस 3, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। समझे स्टूडेंट ना, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह। अब इसी का इनवर्स हम निकालेंगे, तो इसके कुछ नियम होते हैं, मतलब कुछ स्टेप में हम काम करते हैं, मतलब टोटल 4 स्टेप हैं, चारों स्टेप को आपको याद करना है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इस आव्यूह का सारणिक बनाते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में आव्यूह का सारणिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये स्टेप फर्स्ट में आव्यूह का सारणिक बना देंगे, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, आव्यूह का सारणिक बना लेंगे। अब इसका मान निकालो स्टूडेंट, तो इसका एक तत्काल मान निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, ये नॉन जीरो आना चाहिए। स्टूडेंट अगर जीरो आ गया तो साफ साफ लिख देंगे कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं मिलेगा। जैसे स्टूडेंट इसके जस्ट प्रीवियस, अभी हम पिछले लेक्चर की बात करते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम बताए थे, मतलब ऑडियो वॉइस देकर हम बताए थे ना कि किसी भी आव्यूह का जब हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका व्युत्क्रम आव्यूह मिल ही जाए। हर आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं मिलता है, उसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह मिलता है जो व्युत्क्रमणीय हो, मतलब जिसका सारणिक अगर बनाया जाए उस सारणिक का मान 0 न हो, उसी का व्युत्क्रम आव्यूह मिलता है। ठीक है, इस हम बता दिए थे, जानकारी दे भी दिए थे। तो इसीलिए ये नॉन जीरो, क्योंकि ए इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं तो ये नॉन जीरो पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टेप नंबर सेकंड स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं स्टूडेंट, कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकाला जाए तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोफैक्टर ऑफ ए। तो ये हो गया, आव्यूह का कोफैक्टर आव्यूह ही होता है। तो इसके लेटर को कैरेक्टर लेटर में बदल दो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो देखो ये कोफैक्टर निकल गया, 3 क्रॉस 3 का आव्यूह मिलेगा, कोफैक्टर निकल गया। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टेप थर्ड स्टूडेंट यहीं पर हम बता ही देते हैं कि अब कैपिटल A11 का मान कैसे निकालते हैं। तो कैपिटल A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कैपिटल A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11। कैपिटल A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12। कैपिटल A23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 M23। स्टूडेंट M11 का मतलब स्मॉल a11 का उपसारणिक, M12 का मतलब स्मॉल m12 का उपसारणिक, M23 का मतलब स्मॉल a23 का उपसारणिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। फिर से सुन लो स्टूडेंट, M11 स्मॉल a11 का उपसारणिक, M12 स्मॉल a12 का उपसारणिक, M23
स्मॉल a23 का उपसारणिक। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो m11, m12, m23 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकालते हैं? किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालते हैं, वह अवयव जिस रो जिस कॉलम में रहता है उसको छोड़ करके निकालते हैं, बताए थे ना। तो उसी नियम का इस्तेमाल करके हम ये m11, m12, m23 का वैल्यू कैलकुलेट करके इसे इनपुट कर देंगे तो कोफैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे और ये सभी वैल्यू को निकाल कर इसे इनपुट करेंगे तब कोफैक्टर आएगा। ये बड़ा प्रोसीजर है पूरा। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में क्या करते हैं? स्टेप थर्ड में स्टेप थर्ड में क्या करते हैं स्टूडेंट? एडजॉइंट निकालते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह के सहखंडन, आव्यूह के सहखंडन निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? अगर मान लो आव्यूह के सहखंडन बी है तो बी को कैसे निकालते हैं? बी निकालने का तरीका है कि कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त होता है, तो परिवर्त निकाल दिया जाए। तो जब निकालेंगे तो देखो क्या होगा स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखो। जब निकालेंगे तो इसके जितने भी रो हैं, यानी पहला पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ में परिवर्तित हो जाता है। तो B का जो वैल्यू आया स्टूडेंट, यहां से A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A23। और स्टूडेंट देखो A31, A32, A33, 3 क्रॉस 3 का ये आव्यूह बन जाएगा। तो स्टेप थर्ड में इतना काम करेंगे। अब स्टेप फोर्थ में फार्मूला लगा लो, आसान तो है। स्टेप फोर्थ में फार्मूला लगा लिया जाए, चलो किया जाए। स्टेप फोर्थ फार्मूला अप्लाई कर लो स्टूडेंट। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेप फोर्थ A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट होगा। स्टेप फोर्थ में इतना काम करेंगे। ठीक है, तो एक और हिंदी में मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। आव्यूह के सहखंडन, आव्यूह के सहखंडन बटे आव्यूह के सारणिक का मान। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम यूज करके निकाल लेते हैं। अलग अलग दोनों वैल्यू निकाले ही हैं, इसे इनपुट करते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, किसी भी आव्यूह के सारणिक का जो मान होता है वो कोई संख्या होता है, यानी कोई नंबर होता है, जिसको स्केलर बोलते हैं। और आप पढ़े हो किसी आव्यूह में स्केलर से भाग दे देते हैं तो वह स्केलर आव्यूह के प्रत्येक अवयव में भाग देगा। ठीक है, तो वह नियम लगा करके A इनवर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।